नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमैट, एक्सपीरियंस डिप्लोमैट। नमस्कार। देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर को देखा जाता है। सर, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद, आभार कि नमस्कार आपने नंदन, ज्वाइन किया। थैंक यू। और आज का मुद्दा हमारा है बांग्लादेश इलेक्शंस, जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बात हो रही है और बांग्लादेश तो जब से शेख हसीना के खिलाफ कू हुआ, उसके बाद से ही सुर्खियों में है, चाहे वो भारत के साथ उसके रिश्ते हों, चाहे वो इलेक्शंस हो या वहां पर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन हो। सर, सबसे पहले तो एम्बेसडर सर, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए हैं और वहां पर बीएनपी की जिस तरह से डिसाइसिव जीत हुई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा, कांग्रेचुलेट किया जो तारिक रहमान है उन्हें। खालिदा जिया की ये पार्टी है, अभी हाल ही में उनके फ्यूनरल में विदेश मंत्री गए भी थे। आप इन इलेक्शंस को, सबसे पहले तो मैं आपका इनिशियल कमेंट चाह रही हूँ इन इलेक्शंस पर। देखिए अदिति जी, पहली चीज़ तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि भारत की शुरू से ही ये चाह रही है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना का ओस्टर हुआ तो कि वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरिम सरकार थी वहाँ पे, जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सब तरह के प्रश्न भी उठ रहे थे। तो एक सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब जैसा आपने भी बोला कि फ्री फेयर हुए, ये तो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी तो पूरी तरह पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट्स आ गए हैं ये सबको दिख गया। तो बीएनपी पार्टी जो है, खालिदा जिया जी की और तारिक रहमान साहब की, उसने एक काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है। और जो एक तरह का ख़तरा था लोगों को, मैं कहता हूँ कि हम्म। जमात इस्लामी जो काफ़ी कुछ तरह अल्ट्रा कंजर्वेटिव वो फंडामेंटलिस्ट टाइप की पार्टी है, उसको पूरी तरह प्रेफर नहीं किया उन्होंने। तो उनको काफ़ी कम सीट्स इस तरह से मिली हैं, तो वो एक सेकंड अपोजिशन पार्टी के रूप में उभरेगी। और उन्होंने कहा भी है कि वो पॉजिटिव अपोजिशन के रूप में काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रूप में। तो एक अच्छी पहल है। तो सबसे अच्छी बात तो ये, जिसके लिए बांग्लादेश के लोगों को हमें सराहना चाहिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि एक इलेक्शन हुआ वहाँ पर, और इस इलेक्शन में 13th इलेक्शन में एक ट्रांजिशन होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि तारिक रहमान जो हैं वो एक मॉडर्न लीडर हैं और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहे हैं। उसके बाद आपने देखा इस काफ़ी सालों से बाहर थे और वहाँ से ही वो पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैंने जो देखा कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे, कम से कम इनिशियल, वो काफ़ी ठीक स्टेटमेंट थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, स्पेशली अबाउट उनकी अपनी जनता के बारे में। चाहे वो मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में हो, हिंदू क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट जो वहाँ पर हैं उनके बारे में हो, या दूसरी चीज़ें। और उनका अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उस मैनिफेस्टो में भी भाई बांग्लादेश फर्स्ट की अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश की एक चाहत है। तो मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ इशारा करते हैं। कोशिश ये है और हमारी चाहत यही है हिंदुस्तान की, तो ख़ास तौर से, कि बांग्लादेश में अमन और शांति हो, प्रोग्रेस हो वहाँ पर, और भारत जितनी उनकी मदद कर सकता है करेगा। और एक तरह से वहाँ पर देश के अंदर एक अमन का माहौल हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हों या जो भी लोग हैं, सबका वो ख्याल वहाँ की सरकार करे। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। भारत के साथ किस तरह रिश्ते होंगे, ये इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज, देश के शायद दुनिया के सबसे पहले लीडर हैं जिन्होंने तारिक रहमान साहब को विश किया। पहले तो ट्वीट भी था उनका मैसेज पूरा, उसके बाद उन्होंने खुद बातचीत करी उनके साथ और उनको कहा कि भारत पूरी तरह से आपको, आपके जो नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स हैं और उसमें सपोर्ट करेगा। तो ये एक अच्छी पहल है और ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत भी आता है। तो देखिए आगे किस तरह का रुख वहाँ की सरकार अपनाती है। भारत ने अपनी तरफ से अपना पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया है। जैसे कि सर आपने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा क्लैरिटी मैं देना चाहती हूँ। मैंने नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए वहां पे, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्लेम किया गया, हालांकि हमने ये भी देखा वायलेंस भी हुआ इन इलेक्शंस में।
और खालिद माफ कीजिएगा शेख हसीना जो कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो मजाक है, ये कोई इलेक्शंस थोड़ी है। उन्होंने सवाल उठाए इलेक्शंस पर। मैं आपसे जो सवाल यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, जमात को प्रेफर ना करके बीएनपी को प्रेफर करना, क्या इसे भारत में एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि जमात पाकिस्तान, आईएसआई के साथ उसके रिश्ते और खास तौर पर जिस तरह की रेडिकलाइज्ड अप्रोच उनकी है, जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच उनकी है, उस लिहाज से भी क्या ये माना जाए कि बीएनपी का आना भारत के लिए ज्यादा उम्मीद भरा है एज अपोज टू जमात? देखिए, खालिदा जिया जी भी थी, जियाउर रहमान भी थे, उनके जो लीडर्स रह चुके हैं बीएनपी के, जिनके साथ भारत के साथ ताल्लुकात तो रहे हैं। जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओरिजिनल आइडियाज़ थे उनके ज़्यादा प्रो पाकिस्तान थे या दूसरी तरह के थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत ने अपनी आउटरीच की है। और जहाँ तक रही बात जो जमात इस्लामी की है, तो आपने देखा है कि हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर जो वहाँ के लीडर से उससे मिले, उसके बाद में हमने देखा कुछ इंटरव्यूज़ भी जो वहाँ के लीडर्स हैं जमात इस्लामी के, उनके भी आए। तो उन्होंने भी ये तो कहा है, सब जानते हैं कि ज्योग्राफी को तो नकारा नहीं जा सकता। तो भारत एक बड़ा देश है और उनके 3 तरफ से बॉर्डर्स हैं भारत के साथ 4000 किलोमीटर्स के। उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं या परसीव्ड ग्रीवेंसेस हैं, उसके बारे में वो बार बार कहते रहते हैं। लेकिन हमारी जो है, जो भी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट किया है या कर रहे हैं या करेंगे, उसमें आप ये सोचिए कि भारत की एक अपेक्षा सिर्फ यही रहती है कि वहाँ की धरती से भारत के खिलाफ कोई ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड नेगेटिव इनिशिएटिव्स ना बाहर आए, चाहे वो टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करना हो जो पहले हुआ करता था बांग्लादेश से, या इस तरह की बातें करें जो कुछ पिछली इंटरिम सरकार ने की, चिकन स्नैक के बारे में जिस तरह की बातें की, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातें की। तो उस तरह की बातें मैं नहीं समझता हूँ कि एक मेच्योर्ड लीडर और एक मेच्योर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी। जो भी समस्याएं हमारे देशों के बीच में हैं, देखिए बाउंड्री डिमार्केशन बॉर्डर्स के बीच में बांग्लादेश के साथ सबसे पहले हमारा सुधरा है। एक तीसरा और थोड़ा बहुत एक दो इशू छोटे मोटे रह गए हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से डिस्कस होंगे और बातचीत होती रहेगी। तो डायलॉग और डिप्लोमेसी ही रास्ता है, और यही भारत कहता भी है हमेशा से। अब ये माना जाए अम्बेसडर सर कि जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी अप्रोच काफी हॉस्टाइल थी, मैं ये कहने में हेजिटेट नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सी इस तरह के हमने उनके स्टेटमेंट्स देखे, उनकी तरफ से जिस तरह का उनका रवैया था, वो जो हॉस्टाइल अप्रोच थी, अब ये माना जाए कि वो कम से कम उस रीत से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो अलग हो गए, या आप अभी भी थोड़ा सा कहेंगे कि कॉशन रखने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की जरूरत है? देखिए, अब किस तरह से होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप है बीएनपी की, और वो किस तरह से देखते हैं, परसीव करते हैं। देखिए, अपने कंट्री के बारे में पहले सोचना एक हर एक देश का, हर एक नेता का और जो भी गवर्नमेंट है उसका पहला काम होना चाहिए और है। तो अगर वो बांग्लादेश फर्स्ट की बात करते हैं, तो बांग्लादेश फर्स्ट के बारे में या डेवलप बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको पार्टनर्स की जरूरत होगी। और पार्टनर्स आपके कौन अच्छे हो सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें, जैसा देखिए मालदीव्स की सरकार है, श्रीलंका की सरकार है, वहाँ भी बड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट था, लेकिन उसके बाद में उनको प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी पड़ी, और उन्होंने आज देखिए बिल्कुल डिफरेंट रिलेशनशिप है। और ये रियलाइजेशन बहुत आवश्यक है। हमारी सिर्फ यही एक भारत की एक अप्रोच रही है कि हमारे नेबर्स की भी तरक्की हो, तभी हमारी तरक्की जो है कायम हो सकती है। या अगर हमारी तरक्की है तो उसमें उनका भी एक साथ होना चाहिए, उनको भी एक फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस तरह की अप्रोच भारत लेकर चलता है और बार बार दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए हम कह रहे हैं, ये बात वो समझते हैं। लेकिन चूंकि भारत का साइज़ इतना बड़ा है, भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, मिलिट्री इतनी बड़ी है, तो नेचुरली है कि हमारे छोटे छोटे नेबर्स जो हैं उनको एक तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, एक बिग ब्रदर सिंड्रोम होता है, जिसको दूसरे देश जो हैं और उनके जो दोस्त हैं वो और हवा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अगर हमारा बायलैटरल डायलॉग होता है, उनसे बातचीत होती है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, और अभी तक की जो इंडिकेशंस आई हैं वो लगता है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्योंकि जो विशिएटेड एटमॉस्फेयर बीच में हो गया था इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे, वो एक एबनॉर्मल अप्रोच थी, मैं समझता हूँ।
और होपफुली ये गवर्नमेंट जो है उसको रेक्टिफाई करेगी। अच्छा, मैं एक छोटा-सा, क्योंकि हम इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो एक स्टेटमेंट आया था मोहम्मद यूनुस का, उन्होंने कहा नूतन बांग्लादेश, नया बांग्लादेश, नए बांग्लादेश के जन्म की बात उन्होंने की थी। आप आप इतना लंबा अरसा से भारत बांग्लादेश के रिश्तों को ना सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि उस पर आप के इनसाइट्स हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या बांग्लादेश में इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बांग्लादेश किस तरह का रास्ता अख्तियार करेगा उसके लिए बहुत रेलेवेंट है कि जो स्मृति चिन्ह है, जिनमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है 1971 की वॉर से लेकर, उन्हें खत्म करने की लगातार कोशिश हुई है। उस हिस्ट्री को झुठलाने की हमने देखा है जब से शेख हसीना के खिलाफ कू हुआ, लगातार ये कोशिश हुई कि उन्हें या तो मिटा दिया जाए या उन्हें नकार दिया जाए। आपको लगता है ये जो अप्रोच है, ये आगे इसका आपको लगता है कि ये अप्रोच हमें कहीं न कहीं देखने को मिलेगी आगे भी, या आपको लगता है इट्स डन एंड डस्टेड नाउ? देखिए, जब ये कभी मोबोक्रेसी कहते हैं जिसको, या केओक्रेसी कहिए, केओस रिलेटेड, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं गवर्नेंस में, तो आप इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा वो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीवेंसेस शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में भी थी, ये नहीं है कि एक बिल्कुल टोटली मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी एक तरह की एक प्राउड हिस्ट्री को या बिल्कुल नकारा, या जिस तरह उसका अनादर किया, मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग इस बात को सोचेंगे दोबारा से कि क्या ये वाकई में ठीक था। देखिए, एक जो मॉब मेंटालिटी जब हो जाती है, जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप हवा देती है, तो उस वक्त लोग सोचते नहीं हैं। उस वक्त उनको लगता है ये सिंबल ऑफ शेख हसीना है, इसको तोड़ो। बट उनको देखना पड़ेगा। तो मैं होपफुली जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो इस बारे में देखेगी कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है। देखिए, और दूसरी चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए, 71 को अब आज 50 साल के ऊपर हो गए, 55 साल। एक जनरेशन, दो जनरेशन आगे नई आई हुई हैं, उनको इस वक्त जो आज की जो चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा दिखता है। हमें भी एक पब्लिक डिप्लोमेसी काफ़ी करनी पड़ेगी कि भारत ने उस देश की आगे बढ़ने के लिए क्या क्या किया है, वो एक बड़ा ज़रूरी है, ताकि कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट, जो जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी कही है, वो बात एक तरह से एनरिच हो, आगे बढ़े, और लोगों को एक समझ आए कि भारत के साथ में रिश्ते उनके लिए लाभकारी हैं। ये दिमाग में ना आए कि हम किसी एक पर्टिकुलर लीडर के साथ में एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी कभी दो देशों के बीच रिश्ते होते हैं, तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट उस देश की होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके थ्रू ही होते हैं और उसके साथ ही होते हैं। और यही भारत ने भी किया। अब अगर 10 साल, 12 साल शेख हसीना पावर में रहेंगी 3 टर्म, तो नेचुरली है कि आप उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन रोड्स हों, ब्रिजेस हों, या ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसका लाभ तो जनरल पब्लिक उठाती है। तो इस बात का बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें अपनी एक तरह से पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स आर नेबर। क्योंकि जो उनके दिमाग में एक तरह की, मैं समझता हूँ, शंका बैठ जाती है कि अरे भारत इतना बड़ा है, ये कर देगा, या बुली कर रहा है, ये सब अप्रोचेस को थोड़ा हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, शेख हसीना का भारत में होना, क्योंकि पहले भी बांग्लादेश ने कहा कि भारत शेख हसीना को हैंड ओवर करे, उनका भारत में होना, आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी की वजह बन सकता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिटेंट तो रहेगा। ये इरिटेंट तो रिश्तों के बीच में रहेगा, अगर वो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आती है, वो उसको बढ़ाना चाहती है। लेकिन भारत ने हमेशा यही कहा है कि अगर आपकी एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसके अंदर प्रॉपरली जो पूरा सिस्टम है उसके हिसाब से प्रोसेस करें। लेकिन वो अभी तक जो है वो खाली बोलने के बाद इस तरह हो रहा था। आपने देखा, दूसरा शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह से वहाँ मुकदमा चला, उसके बारे में भी लोगों की शंकाएं हैं, और लोगों ने कमेंट भी किया है, वहाँ के लोगों ने भी। और अवामी लीगों को छोड़ें, दूसरों को देखें, तो एक ट्रांसपेरेंट वे में अगर उनके खिलाफ वो सब बातें होती हैं और एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत बात होती है, तो भारत देखेगा। लेकिन ये एक मुद्दा डिस्कशन का होगा।
मेरा मानना ये है कि अब आप इसको बहुत बड़ा पब्लिक डिस्कशन बना करके रिश्तों को खराब करना चाहते हैं, या बायलैटरली क्वाइटली डिप्लोमेटिक वे में बात करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं कि उसका रिजोल्यूशन कैसे हो। ये बात देखने की है। भारत में वो आई, उन्होंने शरण मांगी, वो भारत में अभी तक हैं, और जब जाना चाहती हैं वहां से जा सकती हैं। और ये पहली तो बार नहीं हुआ है, पहले भी 5 साल यहाँ रह चुकी हैं जब बीएनपी मैंने सरकार थी आप पावर में। जी, 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 जी। मैंने एक्चुअली आपसे उसी संदर्भ में सवाल पूछा था, क्योंकि एक तो आपने ही ज़िक्र किया, और दूसरा जो हम बीएनपी के नेताओं के स्टेटमेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 2008 से 2024 तक जो फासिस्ट गवर्नमेंट रही, यानी और बांग्लादेश में अगर आप देखें तो दोनों ही नेताओं के बीच संबंध, शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच जिस तरह की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हमने देखी अतीत में भी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे ये सवाल किया। और इसमें एक सिक्योरिटी का इशू मैं सर आपके लिए पास लेकर आना चाहती हूँ, और वो इशू इसलिए लेकर आना चाहती हूँ, मैं खुद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गई। बहुत तरह के चैलेंजेस हैं उस बॉर्डर पर, और सिक्योरिटी का जिक्र थोड़ी देर पहले आपने किया था। पाकिस्तान इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है लगातार। हमने देखा कि क्रिकेट के एक फ्रिवोलस से मुद्दे को पाकिस्तान ने एक एजेंडा बनाने की कोशिश की, और इलेक्शन से पहले बांग्लादेश को दिखाने की कोशिश की कि भाई हम तुम्हारे बड़े वेल विशर है। वो बात और है कि इन्हीं की फौज ने वहां पर नस्लें बदलने के लिए कैंप्स लगाए थे, जैसे कि तमाम बुक्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट करती हैं। तो सिक्योरिटी मौजूदा बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज आपको लगती है सर? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जो एक नॉन रेसिप्रोकल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते रहे हैं, जिसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भारत अपने मार्केट्स में एक्सेस देता है, भारत उनको कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस देता है किसी भी तरह का, भारत उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का असिस्टेंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। उसके बावजूद जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है हमारे सारे नेबर्स के साथ में। उस सब के एवज में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वहाँ की हम्म। लैंड से जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी की खिलाफत करते हैं, या कुछ ऐसे नेफेरियस एलिमेंट्स हैं, उनको वो बढ़ावा नहीं देंगे या उनको कंटेन करेंगे। और हम्म। यही अपेक्षा रहती है सारे हमारे नेबर्स के साथ में। इवेंचुअली आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा इस बारे के बाद में। ये बात बायलैटरली भी भारत कहता है, क्योंकि जो देशों के बीच के मुद्दे हैं वो तो डायलॉग डिप्लोमेसी से हो सकते हैं, लेकिन अगर डीप स्टेट किसी भी देश के अंदर में इस तरह की एक्टिविटीज़ को करना चाहे तो उसमें काफ़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और ये एक कंसर्न हमारे लिए भी है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि अगर वो बांग्लादेश को एक बड़ा डेवलप्ड बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोग्रेसिव बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जैसा उन्होंने कहा है, तो ज़रूर है कि अपने नेबर्स का कंसर्न भी रखेंगे। पाकिस्तान की बात है, वो तो आईएसआई ने इस बीच में पिछले 18 महीनों में काफ़ी अच्छी तरह से अपनी पकड़ वहाँ बना ली है। और हम्म। जैसा कि अगर तारिक रहमान जो बोलते हैं कि हम एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, तो अगर बैलेंस हम्म। फॉरेन पॉलिसी का तात्पर्य क्या होगा वो तो प्रैक्टिस होने हम्म। के बाद ही पता लगेगा। लेकिन भारत की तरफ से मंशा और भारत की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी बातें आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज में और उनके जो फ़ोन कॉल में, और जो डॉक्टर जयशंकर पहले गए थे जब खालिदा जिया जी के फ्यूनरल में, तो उन सब टाइम पे ये सारी बातें पूरी तरह क्लियर हैं। और ये नहीं है कि वो कोई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है वो, और वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होने के नाते मैं समझता हूँ अपने देश का भला चाहते हैं, लेकिन उनका भला और भारत का भला इंटरलिंक्ड है दोनों। अगर मैं आपसे बड़े कैनवस पर इसे समझने की कोशिश करूं, तो बांग्लादेश में ये जो चाहे वो आप चाइना को ले आए, पाकिस्तान को ले आए, यूएस की तो डीप स्टेट का ही काम बताया जाता है, जो प्रोटेस्ट हुए शेख हसीना के खिलाफ, जिसके बाद उन्हें छोड़नी पड़ी कंट्री। इस ओवरऑल तस्वीर को कैसे रीड करते हैं? देखिए, आप एक चीज़ सोच लें कि हर देश के अंदर में वो एक तरह से इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंसिंग की कोशिश हमारे नेबर्स करते रहे हैं और करते रहेंगे। और वो जो देश हैं वो उसको एक अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी की तरह यूज़ करके इन कंट्रीज़ में
अपनी पहुंच बढ़ाते हैं, चाहे वो डेट डिप्लोमेसी के जरिए हो या डेवलपमेंटल असिस्टेंस के जरिए हो या अनविल्डी इन्फ्लुएंस के जरिए हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, और अब हमें एक रियलिस्टिक असेसमेंट तो सिंपल ये है कि यू आर नॉट द ओनली प्लेयर देयर, दूसरे भी हैं। तो हमें एक तरह की सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा, एक नई पॉलिसी ईजाद करनी पड़ेगी, ताकि उस तरह की जो एक्टिविटीज़ दूसरे जो हमारे एडवर्सेरियल अप्रोचेस हैं कुछ देशों की, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए और कैसे कम किया जाए, ताकि हमारे जो मैं कहूँगा वाइटल इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर उनका असर ना हो। कौन से की एरियाज आप देखते हैं जो दोनों कंट्रीज को सबसे पहले, भारत और बांग्लादेश को सबसे पहले एड्रेस करने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म। भारत को सबसे बड़ा खतरा उसी से है। बाकी तो हमारी कनेक्टिविटी हो, चाहे किसी भी तरह की, हर तरह की मदद करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स तो है ही हैं हमारे बीच में। दूसरी चीज़ है, एक मुद्दा है रिवर डिस्प्यूट्स हैं। उन रिवर डिस्प्यूट्स में काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है कई बार, क्योंकि बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट है इंडिया के लिहाज से, तो वहाँ फ्लडिंग होती है, तो हर चीज़ का जो है वो जुम्मा भारत के ऊपर डाला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी की बड़ी आवश्यकता है और इमीडिएट डायलॉग की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने शायद ज़रूर उनको बुलाया भी होगा कि आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे भारत में आएँ, तो बड़ा अच्छा है। तो अगर वो आ जाते हैं जल्दी ही, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी बातें दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। और मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली डेज। अभी तो हमें खाली बांग्लादेश को एक अच्छे और सफल समय की विश करना चाहिए। माइनॉरिटीज को लेकर आप कितने वरिड हैं आज भी, जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, बीएनपी आ चुकी है पावर में, माइनॉरिटीज को लेकर कितने वरिड हैं आप? आपको लगता है जो वायलेंस का देखिए, एक सिलसिला बात है? बताऊं मैं आपको, मैं बांग्लादेश में 86 to 89 था। जनरल इरशाद का टाइम था, काफ़ी एंटी इंडिया रैबिट फीलिंग थी वहाँ पर। और वो कभी उस वक़्त 12 करोड़ पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की, इसमें 2 करोड़ हिंदू हुआ करते थे। लेकिन वो हमेशा 10 कोटि मानुष की बात किया करते थे, 10 करोड़ हिंदूज मुस्लिम्स की बात। हिंदूज वर नॉट इवन काउंटेड इन द सिस्टम। हिंदू मुस्लिम राइट्स वर वेरी फ्रीक्वेंट एंड दे वर इंजीनियर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो मैं ये समझता हूँ कि, और अब जो हमने देखा है कि इस बीच में और जो डिविसिव लाइंस हो गई हैं, लेकिन चूंकि तारिक रहमान साहब की जो स्पीच मैंने पहली बार सुनी, पहली स्पीच सुनी, दूसरी सुनी, तो मुझे लगा कि वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के ये लोग 1 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदूज़ हैं वो भी इंटीग्रेट हों, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी उसके अंदर सोसाइटी में इंटीग्रेट हों। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ख़त्म ना भी कर पाए ये चीज़ों को, कम से कम मिनिमाइज ज़रूर कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, एश्योर कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे वो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं और वो वहाँ की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या भारत कोई रोल अदा करता हुआ आपको दिखाई देता है? देखिए, रोल इन द सेंस मैं तो नहीं समझता कि हमारा हमको कोई ऑफिशियल रोल उसके अंदर हो सकता है। अगर वहाँ की सरकार को किसी भी तरह की आवश्यकता हो, मान लीजिए इस तरह की चीज़ में, इंटेलिजेंस में या सिक्योरिटी पैरामीटर्स के लिए या कुछ के लिए, तो वो भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इस बात को नज कर सकते हैं कि जो ये आपके नागरिक हैं, हिंदूज हैं, लेकिन ये हैं तो बांग्लादेशी नागरिक, आप इनका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना डिटेल थैंक यू। में आपने बात रखी और मुझे पूरा यकीन है ये हर मुद्दे को यहाँ पर टच करने की मैंने कोशिश की। आपका जो वहाँ का अनुभव है, आपकी जो वहाँ की एक्सपर्टीज है, इस साक्षात्कार के माध्यम से लोगों तक उस इंसाइट को पहुंचाने की कोशिश की। तो बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू जय अदिति हिंद, जी, जय थैंक भारत। यू सो मच। थैंक यू। जय भारत।